हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए सफर में आगे बढ़ते हैं। तो हम लिविंग वर्ल्ड की कहानी को शुरू कर चुके थे और वहां पे देखा हमने कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, नॉन लिविंग से किस प्रकार से वो डिफरेंशिएट होती हैं। तो हमने पहला फिनोमिना देखा था ग्रोथ, ठीक है ना बेटा। और हमने देखा था कि ग्रोथ को हम एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते हैं और उसके पीछे हमने कई सारे लॉजिक देखे थे। हमने कहा था कि जो है कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, वे भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक, फिर हमने फाइनली हमने कंक्लूजन निकाला था। हमने कहा था कि ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड लिविंग विंग्स के अंदर हमको देखने मिलता है। क्लियर। फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है, यह भी हमने पिछली क्लास में देखा कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। क्लियर। फिर हमने ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, कौन बताएगा, आप बताएंगे। चलिए कमेंट में मुझे लिख भेजिएगा कि व्हाट आर दी ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ की ट्विन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, यह आप मुझे बताएंगे। क्लियर। अब आप में से कुछ बच्चों ने मुझसे जो है वो एक दो चीजों को लेके उन्होंने मुझे जो है वो मैसेज भी किए और अलग अलग प्लेटफॉर्म से मुझे जो सूचना मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है कि नंबर एक, कई बच्चों का बोलना है सर आपने शेड्यूल को बड़ा हैक्टिक बनाया हमारे लिए, शेड्यूल बड़ा हैक्टिक है हमारा। तो बेटा देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपसे कहा था ना, आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोचिंग क्लास के अंदर आप पढ़ने जाएंगे तो आपको 5 से 6 घंटे कोचिंग क्लास को देने पड़ेंगे और वो आपको हमें देने पड़ेंगे। आप सिर्फ हमको एक यूट्यूब चैनल समझ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये ऑफलाइन कोचिंग के समान, बल्कि मैं कहूंगा उससे बेहतर है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल भी जो है ये इस बात को लेके बेहतर इस मामले में है कि डिसिप्लिन के मामले में, एवरीथिंग के, बल्कि ऑफलाइन कोचिंग में आप चीजों को रिवाइंड करके पीछे नहीं देखते। यहां पे आपको कुछ पीछे का भी समझना है तो आपके पास वीडियो अवेलेबल होता है। तो इसलिए प्लीज के मेरे को आप यदि मुझे पढ़ने का समय भी नहीं देंगे तो मैं आपको कैसे डिलीवर कर पाऊंगा, आप बताइए। ठीक है ना, क्लियर। दूसरी कंप्लेंट ये थी कि सर आपने 2 वीडियो के बीच में जो है 30 मिनट्स का गैप रखा है, जो कि ज्यादा है। आप वो बच्चे हैं जिन्होंने मेरा ओरिएंटेशन लेक्चर शुरू से नहीं देखे हैं, कि नहीं तो मैंने साफ साफ कहा था कि बेटा आपको पढ़ाने के अलावा आपके स्वास्थ्य की देखरेख रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम एक प्रकार से गार्जियन के समान है। तो यदि हम आपको हमारा जाता क्या है बताइए। बायोमेंटर से क्या जाता है, एक वीडियो रिलीज किया, 2 मिनट बाद दूसरा वीडियो रिलीज कर देंगे, 2 मिनट के बाद तीसरा वीडियो रिलीज कर देंगे। हम यदि आपको शेड्यूल दे रहे हैं तो वो आपके स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए, आपकी लर्निंग कैपेसिटी को ध्यान रखते हुए दे रहे हैं। तो जो आधे घंटे का गैप है, तो मैंने आपसे कहा था कि आप जो उस 30 मिनट्स में आपके कुछ रिमेनिंग नोट्स बचे हैं उनको पूरा कीजिए। आपके 10 मिनट जो आपको एक्सक्लूसिवली काम करना है, आंखें बंद करके आपको जो है वो जो पढ़ा है उसके बारे में सोचना है। प्लीज थिंक कि क्या पढ़ा इस लेक्चर में, क्या सीखा हमने। ऐसे 5-10 पॉइंट रिकॉल करेंगे आप 10 मिनट आंखें बंद करके। क्लियर। आपकी आई हेल्थ के लिए ये गैप जरूरी है बेटा। ठीक है, साल भर पढ़ना है हमको। ये 2-4 दिन की बात नहीं है कि 2-4 दिन जोशों से पढ़ लिया उसके बाद फिर जो है वो फेंक दिया एक तरफ इसको। तो अभी कहने का मतलब ये है बेटा कि आपको जो भी शेड्यूल है, ये आप देखिए, हो सकता है आपके लिए नया अनुभव हो, लेकिन हमारे लिए 3-4 साल से बेटा हम कर रहे हैं ना इस चीज, सेम चीज को, है ना। तो हमारे लिए हमको अनुभव तो होगा इतना कि हमें क्या करना चाहिए अपने बच्चों के लिए। तो प्लीज ट्रस्ट, भरोसा रखिए। के और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात ये कि प्लीज डोंट मिसयूज डिस्कशन प्लेटफॉर्म। कई सारे बच्चों को डिस्कशन प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया गया है क्योंकि वे फ्लर्टिंग कर रहे हैं डिस्कशन प्लेटफॉर्म पर। भैया ये अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, आप कुछ और प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कीजिए। यदि आप इतने योग्य हैं तो किसी और प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। प्लीज बायोमेंटर्स ऑनलाइन को बख्श दीजिए, क्योंकि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एक ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है जो आपके लिए काम कर रहा है। और यदि आप अपने लिए काम करना नहीं चाहते हैं, आपको नहीं काम पसंद है, तो जाइए, प्लीज लीव अस, के जाइए कहीं और जाके पढ़िए। आप हमको जो है वो हमारे डिसिप्लिन को आप तोड़ नहीं सकते हैं। याद रखिए, ये कमांडो ट्रेनिंग है और यहां पे मैं आपका कमांडर हूं, आप मेरे कमांडो हैं। यदि आप इस रिलेशनशिप को नहीं मान सकते हैं तो प्लीज गो अवे, डोंट कम टू अस, डोंट वॉच अवर लेक्चर्स, dislike our lectures, give negative comments, defame us, whatever you want, do. लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको डिस्टर्ब मत कीजिए, कि मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और मेरी हम्बलनेस आपने देखी है भी, ठीक है। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जो है सिस्टम को बने रहने दीजिए, कि आपके लिए बेटा। के देखो, यदि हमको बहुत कुछ कमर्शियल लेवल पे करना होता ना, तो हम फटाफट जो है वो वीडियो पूरे बने रखे हैं, वीडियो के उठाते हैं, पेन ड्राइव में भेजते हैं उसको और बोलते हैं भैया ये 15,000 का, ये 12,000 का, ये ले लो, वो ले लो। के हमने कुछ बेचा आपको?
आप बोलेंगे सर सब फ्री कर दो, तो भैया बिल भर दो सब मिलके, आप लोग सारे, हम सब फ्री कर देंगे। समझ गए? तो समझो चीजों की बेटा रिस्पेक्ट करो, है ना। हम जब चीजों को, हम कुछ बड़े लक्ष्य पे निकले ना, तो ये छोटी छोटी जो दिक्कतें हैं वे हमको अपने पथ से भटका सकती हैं। चलिए लौट के आते हैं अपने टॉपिक पे। तो अब आपसे मैंने एक क्वेश्चन किया कि ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ क्या होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। एंड ग्रोथ, यदि हो सके तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अंतर भी मेरे को बतला दीजिएगा आप, ठीक है। मैं भूल चुका हूं, आप मुझे बताएंगे आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है। क्लियर? चलिए तो आगे का हमारा जो मुद्दा है वो क्या है हम देखते हैं। तो मैंने आपसे कहा था बेटा कि जो है एक हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में मैंने पिछली क्लास में बात की थी। तो पिछली क्लास पूरी तरीके से डेडिकेटेड थी ग्रोथ के ऊपर। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के ऊपर। हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन जो है क्या। देखो अभी हम क्या ढूंढ रहे हैं, अभी हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज ढूंढ रहे हैं जो जीवित की डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हो, जो लिविंग बीइंग के अंदर प्रेजेंट हो हमेशा। और हमने पिछली क्लास में देखा था कि देयर आर सम प्रॉपर्टीज जो लिविंग बीइंग के अंदर वेल डिफाइंड होती हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती हैं, और वो हमेशा जीवित जीवों के अंदर आपको देखने मिलेगी। जैसे हमने कहा था मेटाबॉलिज्म, हमने कहा था कॉन्शियसनेस, हमने कहा था रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, याद है, सेलुलर स्ट्रक्चर, कुछ बातें हमने कही थी ऐसी। चलिए अब हम बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिप्रोडक्शन, उसके ऊपर हम यहां पर बात करते हैं कि चलिए व्हाट इज दिस, पहला तो क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन का महत्व क्या है। तो जाहिर सी बात यह है कि जीवित जीव जो है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दे वांट टू सस्टेन, याद रखिए वे इस पृथ्वी पर रहना चाहते हैं। एक जीव मर सकता है, एक जीव की चॉइस, एक ऑर्गेनिज्म है में डाई, ए ऑर्गेनिज्म में हैव चॉइस कि वो रिप्रोड्यूस करे या ना करे, लेकिन एक प्रजाति को, एक स्पीसीज को बने रहने के लिए रिप्रोडक्शन करना ही होता है। एज ए स्पीसीज, एज ए ह्यूमन स्पीसीज जिंदा रहना है तो लगातार नई जनरेशंस को आना पड़ेगा। पुरानी जनरेशन धीमे धीमे खत्म होती रहेंगी, नई जनरेशंस लगातार आती रहेंगी। आज के 500 साल पहले भी मनुष्य थे, आज के 5000 साल पहले भी मनुष्य थे, और आज के 5000 साल बाद भी मनुष्य रहेंगे। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि हम क्या बात कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं कि रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दी कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, ये जीवन की सततता को बनाए रखने के लिए, कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। ठीक है, और देखो जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, मान लो कोई स्पीसीज है उसके साथ ऐसा कुछ हो गया है कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो क्या होगा, एक्सटिंक्शन, खत्म हो जाएगी वो। डायनासोर्स खत्म हो गए, ऐसे कई सारे जीव जो है जो नहीं बचे आज खत्म हो गए। डायनासोर कैसे खत्म हो, इसकी कई सारी कहानियां हैं, हम जब इवोल्यूशन पढ़ेंगे तब बात करेंगे, तो अभी हम वहां नहीं उलझते। अभी इतनी सी बात समझते हैं कि एक प्रजाति को, एक स्पीसीज को यदि सस्टेन करना है, बने रहना है इस पृथ्वी पर, तो उसको लगातार रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए लगातार नई जनरेशंस को उत्पन्न करना पड़ेगा, और ऐसे ही वो पृथ्वी पर, अर्थ पर रह पाएगी। ठीक है, 2 लाइन में कहते हैं नेसेसरी to maintain the number of individuals of species के to prevent their extinction। क्लियर? ठीक है, तो हमने कहा आपसे, अब कई बार क्या होता है कि रिप्रोडक्शन के भी कई तरीके होते हैं। रिप्रोडक्शन आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सुनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सुनते हैं। देखो बेटा, जब भी कभी आपसे कोई बोलता है कि क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सबसे सिंपलेस्ट बात यह है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो इट इज यूनिपेरेंटल के, ये एक पालक वाला होता है, यूनिपेरेंटल के, सिंगल पेरेंट यहां पर भाग लेता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई पेरेंटल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जनरली बाई पेरेंटल होता है, यहां पे 2 पेरेंट भाग लेते हैं यहां पे। ठीक है, क्लियर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखते हैं कि यहां पर एक पेरेंट भाग लेगा, और जो ऑफस्प्रिंग होगी, जो संतानें होंगी, वे अपने पेरेंट के एग्जैक्टली समान होंगी। मॉर्फोलॉजिकली, बाहर से देखने में, जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके जेनेटिक मेकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके डीएनए के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक समान होंगी। मतलब The offsprings are morphologically and genetically similar। ऐसी offspring को बोलते हैं हम क्लोन्स। क्या बोलते हैं इनको? हम क्लोन कहते हैं इनको हम। ठीक है, क्लियर? अब
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई तरीके हैं भाई। हो सकता है कि आपने एक प्लांट की कटिंग को लगा दिया, कहीं आपने काट कर कहीं पे आपने उसको लगा दिया, कटिंग को कहीं पर आपने लगा दिया, एक तरीका ये है उस काट के। फिर आप देखते हैं आलू के ऊपर, पोटैटो के ऊपर आपको जो आंखें दिखाई पड़ती है, हम आईज बोलते हैं, इनको पोटैटो आईज बोलते हैं। बेसिकली वो क्या होती हैं? वे बर्ड्स होती हैं, वो बर्ड्स होती हैं, और उनका इस्तेमाल जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में किया जाता है। वर्धी प्रजनन मतलब वेजिटेशन या प्लांट का कोई एक पार्ट जिससे हम नया प्लांट उगा सकते हो, ठीक है। फिर देयर आर, अब देखो बेटा यहां पे हमें अभी फिलहाल मॉर्फोलॉजी में हम बात करेंगे, रनर्स क्या होते हैं, स्टोलोन क्या होते हैं, बल्बिल्स क्या होते हैं, बल्ब क्या होते हैं, राइजोम क्या होते हैं, कॉर्म क्या होते हैं, ये सब पढ़ेंगे हम प्लांट मॉर्फोलॉजी में। अभी हम यहां पर नहीं उलझते हैं, ठीक है। अभी हम इतना समझ गए कि रिप्रोडक्शन के दो तरीके होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है ना, क्लियर। कि एक प्लांट जो है वो एसेक्सुअल तरीके से भी बगैर जो है दूसरे पेरेंट को इन्वॉल्व किए भी रिप्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है, क्लियर। अब तो मैंने क्या कहा कि हम जो है मोटे तौर पर याद रखने के लिए एक टेबल है यहां पे, तो उसको हम थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं। तो आप एक काम करो बेटा, कॉपी में आप 2 कॉलम बना लो, है ना, ठीक है। थोड़ा हमको थोड़ा तो एफर्ट करना पड़ेगा ना, कि सारा मेहनत मैं ही करूंगा, कॉपी में नोट करना पड़ेगा, है ना, क्लास है, क्लियर, ठीक है। और मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूं, ये मानकर चलिए, इस बात का यकीन रखिए। हम मानते ना कि ईश्वर हमारी सुन रहा है, अल्लाह हमारी सुन रहा है, गॉड हमारी सुन रहा है, मानते हैं ना, ठीक है। बस अपनी पढ़ाई के लिए, स्टडीज के लिए भी हमारा डेडिकेशन ऐसा ही होना चाहिए कि मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं, सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं, ओके। तो एक काम करते हैं, कॉपी में 2 कॉलम डालते हैं, एक तरफ लिखते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी तरफ लिखते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, और इसको बड़ा कर मैग्नीफाई करके आप इसको जो है वो जूम करके आप लिख सकते हैं, पर मैं बोल रहा हूं नोट कर लेंगे, अच्छा रहेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल, आलैंगिक प्रजनन, आलैंगिक प्रजनन यूनिपेरेंटल होता है, एक पालक वाला होता है, ठीक है, एक पालक वाला होता है। आलैंगिक प्रजनन एक पालक वाला होता है, यूनिपेरेंटल होता है, ठीक है, मतलब केवल एक पेरेंट यहां पर इन्वॉल्व होगा, सिंगल पेरेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखेंगे, लैंगिक प्रजनन वाले कॉलम में लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई पेरेंटल, यहां पर 2 पालक भागते हैं, बाई पेरेंटल होता है, ठीक है। कंफ्यूजन ना हो तो ब्रैकेट में मेल और फीमेल गैमेट कर देते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे एनिमल भी होते हैं जो मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रोड्यूस करते हैं, हम आगे बात करेंगे एनिमल किंगडम में के, तो हमने लिख दिया मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है ना, क्लियर। फिर याद रखिएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन नहीं बनते हैं, ठीक है, यानी जो लैंगिक अंग होते हैं वो अलैंगिक प्रजनन में नहीं बनते। लिखिए इसमें पहले कॉलम में लिखिए सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट फॉर्म्ड, ठीक है, लैंगिक अंग नहीं बनते हैं, ठीक है, और दूसरे कॉलम में सेक्स ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, सेक्स ऑर्गन, ठीक है, लैंगिक अंग बनते हैं, क्लियर। फिर पहले कॉलम में लिखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लिखिए फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड यूनियन ऑफ गैमीट्स आर नॉट इन्वॉल्व, के गैमीट का निर्माण और गैमीट का संलयन नहीं देखा जाता है। आलैंगिक प्रजनन में गैमीट नहीं बनेंगे, और यदि मान लो कभी बनते भी हैं तो वो फ्यूज नहीं कर पाते हैं, ऐसा भी होता है, आगे बात करेंगे हम, बहुत सारी बातें आगे करनी है हमको, बैकग्राउंड यहां पर तैयार कर लीजिए उसका, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपसे, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड फ्यूजन यूनियन ऑफ गैमीट्स आर नॉट ऑब्जर्व्ड, के गैमीट का निर्माण, युग्मक का निर्माण और उसका युग्मकों का संलयन नहीं देखा जाता है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ गैमीट एंड फर्टिलाइजेशन आर ऑब्जर्व्ड, के गैमीट का निर्माण और निषेचन देखा जाता है, गैमीट का निर्माण और निषेचन देखा जाता है, ठीक है, क्लियर। अब फिर से लिखेंगे, पहले कॉलम में लिखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखिए जायगोट इज नॉट फॉर्म्ड, जायगोट नहीं बनता है, ठीक है, युग्मनज बोलते हैं हिंदी में इसको, जायगोट लिख लीजिए बेटा ना। थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी, हिंदी वाले बच्चे टर्मिनोलॉजी को इंप्रूव कीजिए आप, क्योंकि प्योर हिंदी एग्जाम में नहीं आता, कई बार समझ में नहीं आता, ठीक है, युग्मनज नहीं बनता है, जायगोट इज नॉट फॉर्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखिए जायगोट का निर्माण होता है, जायगोट इज फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, के निषेचन के परिणाम स्वरूप जायगोट बनता है, जायगोट का निर्माण होता है, क्लियर।
ठीक है। फिर पहले कॉलम में लिखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखिए, और जो भी डिफरेंसेस आप लिख रहे हैं ना, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है, और आप डीपीएस सॉल्व कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है बात कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर एग्जाम में, और जितने क्वेश्चन मैं डीपीएस में दे रहा हूं 90% क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए। और मैंने पहले भी कहा है 15,000 एमसीक्यू कम से कम बायोलॉजी में लगाने हैं। कितने? 1500 नहीं, 15,000 क्वेश्चन हमको क्लास में लगाने हैं, ठीक है ना। फोड़ के आना है हमको। झंडा जो है सबसे ऊपर बायोमेंटर्स का ही लगेगा, याद रखना, चाहे कोई कुछ कर ले, चाहे कोई कुछ कर ले, है ना। कर सकता हूं इतना यकीन। चलिए, तो मियोसिस सेल डिवीजन एब्सेंट के, यानी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, मियोसिस सेल डिवीजन एब्सेंट, ठीक है। ठीक है, पहले कॉलम में लिखना है मियोसिस सेल डिवीजन एब्सेंट, मियोसिस कोशिका विभाजन नहीं होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता है। ओनली माइटोसिस टेक्स प्लेस, किसमें बेटा है? पहले ही कॉलम में लिखिए, चेंज मत करो कॉलम, अरे कॉलम चेंज नहीं करो, पहले में लिखो के ओनली माइटोसिस टेक्स प्लेस, केवल समसूत्री विभाजन होता है। कहां पर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखिए मियोसिस इज एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन के लिए अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होता है। मियोसिस इज एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन के लिए मियोसिस आवश्यक होता है। क्लियर? बस इतना लिखिए, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे, जो लिखा है ना नीचे में इंश्योर नंबर के, वो सब बाद में बात करेंगे। इतना हम समझ गए कि मियोसिस हो रहा है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां पर इन्वॉल्व है, ठीक है। क्लियर? चलिए अब एनसीईआरटी में आते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जब तक एनसीईआरटी का लोगो ना दिखे ना तो मन घबराने लगता है, भरोसा डगमगाने लगता है कि गीतेंद्र सर कहीं अपना ज्ञान दे दे के इतना सारा तो एनसीईआरटी के बाहर नहीं पढ़ा देंगे। भैया आपको ज्ञान है तो हम क्या को छेले, ऐसा मन डगमान लगता है। तो मतलब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जितनी चिंता आपको अपनी है ना उससे ज्यादा चिंता मेरे को आपकी है, क्योंकि बायोमेंटर्स सस्टेंस, बायोमेंटर्स विल ग्रो ओनली ऑन योर रिजल्ट्स के। बायोमेंटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट कोई व्यक्ति है तो वो आप हैं, ठीक है। एंड एक बात और क्लियर करूंगा, कुछ बच्चों को ने मुझे ये भी कंप्लेंट किया कि सर आपका आवाज थोड़ा गूंज रहा है नए लेक्चर्स में, नए इस सेशन में। जो बच्चे 11 से 12th में आए उन्होंने कहा आवाज गूंज रहा है। तो एक्चुअली बेटा क्या है कि पहले जो हमारी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कर रहे थे हम, और स्टूडियो की रिकॉर्डिंग में क्या होता है, स्टूडियो में एकॉस्टिक शीट लगी होती है चारों तरफ, स्टूडियो में जो है वो कुछ शीट होती है एकॉस्टिक के, वो लगी होती है, तो साउंड को वो एब्जॉर्ब कर लेती है। यहाँ पे कमरा बड़ा सा हॉल है, इस हॉल में क्या है आवाज थोड़ा सा गूंजता भी है इसमें, ठीक है। तो थोड़ा तो यार क्या कर सकते हैं ना, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं बेटा सब कुछ। पहले तो हम व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाए थे कुछ दिनों तक, जब ये लॉकडाउन हुआ, सब हुआ, कोरोना वायरस हुआ, फिर हमने सेटअप अरेंज किया किस तरीके से कि घर पे सेटअप क्या लगा सकते हैं, पोर्टेबल सेटअप क्या लगा सकते हैं, वो सब करके जैसे तैसे चीजों को अरेंज किया और रास्ते पर लेके आया इसको कि भाई काम चलता रहे हमारा, है ना, ठीक है। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर, यदि आपको थोड़ा भी क्वालिटी में कहीं ड्रॉपेज दिख रहा है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन क्या बाहर की परिस्थिति, अब देखो आप पता है जब ये रिकॉर्डिंग चल रही है तब जो है वो साइक्लोन निसर्ग आया हुआ है मुंबई के अंदर के। मेरे घर के मेरे कमरे से बाहर देखूं मैं तो दिखाई पड़ रहा है, विंडो से दिखाया था आपको मैंने, ऐसा गोल घुमा के कमर के बाहर पानी जोरदार गिर रहा है, ठीक है। तो मतलब चाहे जो तूफान हो, चाहे जो विकट परिस्थिति हो, कमांडो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा जब तक कि जीत ना मिल जाए, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत क्वालिटी में ऊपर नीचे होता है बेटा, तो प्लीज। और हाँ, कई बच्चे बोले सर केमिस्ट्री में सर आप थोड़ा सा वो एडवांस बोर्ड की, अब 2 मिनट बात करूंगा बीच में, हाँ तब क्लास के अलावा कब बात करूंगा तो आपसे मिनट के, तो सब कर रहे हैं, वी आर लिस्निंग एवरीथिंग, कान आपकी तरफ रहते हैं हमारे, पूरी बात सुन रहे होते हैं, एंड यू विल डेफिनेटली फाइंड गुड सॉल्यूशन इन केमिस्ट्री की। सर को भी हम जो है वो अच्छा वाला सबसे बेस्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक पैनल उनको हम प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन वही ना, लॉकडाउन है, माल बाहर से इंपोर्ट नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बेटा, ठीक है। थोड़ा बियर कीजिए, एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं कि एनसीईआरटी हम रिप्रोडक्शन के बारे में जो बात की, क्या लिखा है एनसीईआरटी में, रिप्रोडक्शन लाइकवाइज एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है, मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं और डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, दोनों बातें
एक ही, एक थोड़ी ना है, दोनों बातें अलग अलग है, दोनों बातें अलग अलग है। एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है, दूसरा प्रॉपर्टीज है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब है उसका कोई भी एक्सेप्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होना चाहिए। इट शुड ऑलवेज प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो मैंने क्या कहा कि रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing features more or less similar to those of parent के। तो क्या होता है बेटा कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वे अपनी जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन करने के लिए वे रिप्रोड्यूस करते हैं। उनकी संतानें, उनकी ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी मींस होते हैं संतानें, ऑफस्प्रिंग के, वे उनके समान हो सकती हैं या थोड़ी सी डिफर कर सकती है। देखो, व्हेन प्रोजेनी इज एग्जैक्टली कॉपी टू द पेरेंट, जब प्रोजेनी अपने पेरेंट की पूर्णतः कॉपी है, कंप्लीटली कॉपी है, पूर्णतः उसकी प्रतिकृति है, तो इसका मतलब है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज ब्रिंग्स वेरिएशंस। लैंगिक प्रजनन जो है हमेशा विविधताओं को लेकर आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज ब्रिंग्स वेरिएशंस बिकॉज ऑफ मियोसिस के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है और मियोसिस कैरेक्टर्स के नए रिकॉम्बिनेशंस को तैयार करता है। जब मियोसिस पढ़ेंगे तब इस पर डिटेल में बात करेंगे। कहने का मतलब यह है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशंस लेके आता है और ये वेरिएशंस इवोल्यूशन में बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन और इसलिए जीवों का विकास होता है और इवोल्यूशन का होना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। क्लियर? तो मैंने क्या कहा आपसे कि अब आगे बढ़ते हैं। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटी वी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए सिंपल सी बात है, जनरली हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटी वी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हम रिप्रोडक्शन वर्ड यहां पर यूज करें तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम हर बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रोडक्शन में जो है वो हम काउंट करते हैं। मतलब हमने किसी ने बोला रिप्रोडक्शन तो हमारे दिमाग में आता झट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, परंतु ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। फंजाई बड़ी तेजी से ग्रो करती है और क्योंकि वो मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। अब आप बोलोगे सर हमको ये स्पोर वर्ड का मतलब समझ में नहीं आया और हमको तो आपने पहले बोल दिया गैमीट, हम शर्म के मारे कुछ बोले नहीं, पर हमको ये भी समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हम तो बिल्कुल जीरो से बात शुरू करेंगे। हर बच्चे के लिए पढ़ा रहे हैं। स्पोर बोले तो एक ऐसी सेल जो फ्यूज नहीं करती है, जो फ्यूज होके जाइगोट नहीं बनाएगी। स्पोर नेवर गेट फ्यूज, वो फ्यूज नहीं, वो सीधा जर्मिनेट होती है। ठीक है, स्पोर जर्मिनेट होते हैं सीधे। ठीक है, और गैमीट ऐसी सेल होती है जो बनने के बाद फ्यूज करेगी, फर्टिलाइजेशन करेगी, फिर जाइगोट बनेगा। तो स्पोर्स आर नॉट इन्वॉल्व इन जाइगोट फॉर्मेशन, जबकि gametes involved in the zygote formation. Gametes participate in fertilization, spores does not participate in fertilization. याद है, स्पोर asexual reproduction में स्पोर सेल्स बनती हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बनते हैं। क्लियर? ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। आगे हम जब डिटेल में जाएंगे तो देखेंगे हम कि कैसे माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर बनते हैं, वो सब बातें बाद में करेंगे। अभी हम बिल्कुल टेक्निकली हम जो है वो बातों को सिंप्लीफाइड करते हुए चल रहे हैं। तो हमने कहा कि जो फंजाई है, फंजाई बड़ी तेजी से बढ़ती है क्योंकि फंजाई के अंदर सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो होती है स्पोरुलेशन। अरे फंजाई बोले तो कवक, फंगस की बात कर रहा हूं बेटा मैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? फंगस की बात कर रहा हूं, कवक की बात कर रहा हूं मैं। फंजाइट के, फंजाई जो है उनका एनिमल के समान फीचर क्या होता है? फंजाई भी हेट्रोट्रॉफ होती हैं, परपोषी होती हैं, है ना। मतलब जो है वो उनको बाहर से बना बनाया भोजन चाहिए होता है। फंजाई का प्लांट के समान फीचर क्या होता है? फंजाई में भी सेल वॉल होती है और प्लांट में भी सेल वॉल होती है। सेल के बाहर एक वॉल होती है, सेल वॉल। ठीक है, फिर जो ईस्ट होता है और हाइड्रा है, ईस्ट है हाइड्रा। हाइड्रा क्या है? सिलेंटेटा है, एक एनिमल है। ईस्ट क्या है? एक फंजाई है। ईस्ट एक फंजाई है, यूनिसेल्ड फंजाई है। हाइड्रा एक जो है वो सिलेंटेटा, एक एनिमल है के। ठीक, इनके अंदर भी हमको बर्डिंग देखने मिलती है। क्या देखने मिलता है? बर्डिंग हमको देखने मिलती है। के ये ईस्ट है, इसमें एक एडिशनल ग्रोथ होगा, इसको बर्ड बोलेंगे। बर्ड अपना आकार बढ़ाएगा और फाइनली अलग हो जाएगा और दो ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। ठीक है ना। फिर एक एनिमल है फ्लैटवर्म, प्लेटीहेलमिन्थस, वेरी वेरी आईएमपी। ठीक है, प्लेनेरिया फ्लैटवर्म, ये ऐसा एनिमल है जिसको आप जितने इसके टुकड़े काट दो, आप टुकड़े काट के फेंक दोगे, फिर से नया बन जाएगा, फिर से पूरा बन जाएगा। मतलब इसके पास में
द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन है कि इसके पास में क्या होता है कि इसमें हमको ट्रू रीजनरेशन देखने मिलता है। आप उसको काट दीजिए, फ्रेगमेंट कर दीजिए और उसकी जो बॉडी का टुकड़ा है वो फिर से पूरा एनिमल बना लेगा। प्लेनेरिया में ऐसा हमको देखने मिलता है। कैसा होता है देख लीजिए आप। हम देख रहे हैं ये प्लेनेरिया के, हम ये कंप्लीट प्लेनेरिया को देख रहे हैं। आप देख रहे हो उसमें आपको पेनिस भी दिखाई पड़ रहा है, जेनिटल पोर भी दिखाई पड़ रहा है, टेस्टिस भी दिखाई पड़ रहे हैं, ओवरी भी दिखाई पड़ रही है, बाइसेक्सुअल होता है के। तो ये हम कहते हैं ये होता है फ्लैट वर्म होता है, ये प्लेटीहेल्मिन्थस में आता है के। अब देखो यहां पे क्या क्या इसको काट दिया, फ्रेगमेंट, ये हिस्सा अलग काट दिया, ये हिस्सा अलग काट दिया, ये अलग काट दिया और पूरा पूरा ये डॉटर प्लेनेरिया बन गया के। मतलब इसको तो मारना ही संभव नहीं है। आप जितना हिस्सा काट दोगे वो फिर बचे हुए हिस्से से फिर नया बन जाएगा। ट्रू रीजनरेशन प्लेनेरिया में देखने मिलता है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। ठीक है, क्लियर। फिर द फंजाई, द फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस आर ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। अब आप बोलोगे सर फंजाई तो समझ में आया, आपने कहा कि ये तो फफूंद हो गया, कवक, ठीक है। एल्गी समझ में आया, शैवाल के फिलामेंटस एल्गी होती है, लंबी फिलामेंटस, हम स्पाइरो वगैरह की बात करें, लंबा फिलामेंटस एल्गी होता है, शैवाल बोलते हैं इसको हम, ठीक है। और मॉसेस जो ब्रायोफाइटा है, क्या होते हैं ये ब्रायोफाइटा प्लांट होते हैं। इनमें क्या होता है स्पोर जर्मिनेट करता है और एक लंबा थ्रेड के समान स्ट्रक्चर आता है। स्पोर जर्मिनेट करेगा तो सीधा पौधा नहीं बनाएगा बल्कि एक लंबा सा धागा बनाएगा, ग्रीन कलर का जो है वो हम कहते हैं कि लंबा सा थ्रेड बनाएगा, उसे प्रोटोनीमा कहते हैं। बायोलॉजी में एक बात याद रखना बेटा, कहीं पर यदि हम नीमा वर्ड बायोलॉजी में कहीं पर हम नीमा वर्ड यूज कर रहे हैं मतलब थ्रेड लाइक के, थ्रेड लाइक, आप बस नीमा निमेटा के, यानी जो वर्ड है वो है नीमा या निमेटा के, इसका मतलब होता है धागे के समान। टर्मिनोलॉजी सीखते हुए चलिएगा, बायोलॉजी की शब्दावली को सीखते हुए चलेंगे तो कभी कठिन बायोलॉजी नहीं लगेगी आपको, ठीक है ना, क्लियर। तो वो कह रहे हैं कि जो हमको हमारे लर्निंग पॉइंट ये है कि कई बार मेन बॉडी में से कोई हिस्सा टूट जाता है, टूटे हुए हिस्से से नया बॉडी बन सकता है, इसे बोलते हैं विखंडन का होना, फ्रेगमेंटेशन का होना। ये भी देखने मिलता है फंजाई में, देखने मिलता है फिलामेंटस एल्गी में, देखने मिलता है। और फिलामेंटस एल्गी का एग्जांपल बोले तो स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रेक्स, ठीक है बेटा, इनमें हमको ये देखने मिलता है। फिर when it comes to unicellular organisms like bacteria, जब बैक्टीरिया की बात करें, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बैक्टीरिया की बात करें हम, यूनिसेलुलर एल्गी की बात करें, अमीबा की बात करें हम, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्शन ही ग्रोथ है और ग्रोथ ही रिप्रोडक्शन है। मतलब वो सेल अपने आकार बढ़ाएगी और फिर वो डिवाइड कर जाएगी, डिवाइड की मतलब ग्रोथ हुआ, डिवाइड की मतलब रिप्रोडक्शन हुआ। तो यहां पर जो रिप्रोडक्शन है और जो ग्रोथ है वो सिनोनिम के समान होते हैं। मतलब नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो वो ग्रोथ है, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा यहां पे, तो चूंकि ये ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड के होते हैं तो वो उसका रिप्रोडक्शन भी हो गया। तो किनके लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिमस है, पर्यायवाची है, एक समान घटनाएं हैं, वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट सिमिलर इवेंट। क्या यानी ग्रोथ हुआ, सेल डिवाइड के नंबर ऑफ सेल बढ़ा, ग्रोथ हुआ, और चूंकि वो यूनिसेल ने जब जैसे डिवाइड किया तो 1 से 2 बन गए तो रिप्रोडक्शन भी हुआ, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन द सेल नंबर एंड मास, तो हम जानते हैं कि हेंस वी नोटिस दैट इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेस ऑफ दीज टू टर्म्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। मैंने कहा ना किसको ग्रोथ बोल दें किसको रिप्रोडक्शन बोल दें, ये तो अलग अलग चुन पाना बहुत मुश्किल है। कहने का मतलब यह है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए जो ग्रोथ है वही रिप्रोडक्शन है और जो रिप्रोडक्शन है वही उसकी ग्रोथ है, ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस। अब देखो बात थी यहां पर हम पॉइंट उठा रहे हैं, ग्रो रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ के, लिविंग के, जीवित जीवों की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी रिप्रोडक्शन क्यों नहीं है, इस पर हम बात उठा रहे हैं। हमने कहा कई जीव ऐसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, जैसे म्यूल्स, खच्चर की बात करें हम, स्ट्राइल वर्कर भी, ऐसी मधुमक्खियों की बात करें जो वर्कर भी होते हैं, काम करती है, छत्ते में हो पाई जाती है। इसके इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, एक कपल है उनके बच्चा नहीं हो रहा है तो क्या वो नॉन लिविंग हो गए? नहीं, दे आर लिविंग, ठीक। तो इसका मतलब यह है कि जो रिप्रोडक्शन है
also cannot be all inclusive defining characteristic of living organism. very IMP और ये assertion रीजन में पूछा जाता है जनरेट के, तो याद रखिए रिप्रोडक्शन क्यों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमको ऐसे देखने मिलते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, नहीं कर सकते, ठीक है। पर एक बात और पक्की है, जो भी रिप्रोड्यूस कर रहा है, ध्यान से बात सुनिएगा, जो भी रिप्रोड्यूस कर रहा है वो 100% लिविंग होगा, वो ठीक है। यानी दोज हु रिप्रोड्यूस, नो डाउट दे आर 100% लिविंग, ठीक है, क्लियर। पर 100% लिविंग may नॉट रिप्रोड्यूस। आप बोलोगे समझ में बात नहीं आ रही। अरे भाई देखो सिंपल सी बात है, यहां पे 3 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। मैंने कहा एक ऑर्गेनिज्म ए है, एक बी है और एक कोई चीज सी है। 3 ऑब्जेक्ट बोला मैंने, ऑब्जेक्ट बोला मैंने कि एक ऑब्जेक्ट रिप्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तीसरा ऑब्जेक्ट रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखो जो रिप्रोड्यूस कर रहा है 100% वो लिविंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बी और सी में हमें लग रहा है कि एक तो रिप्रोड्यूस नहीं कर, दोनों रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक के अंदर मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट है, एक के अंदर कॉन्शियसनेस है, वो रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलस का, ठीक है। एक के अंदर ग्रोथ भी देखी जाती है, इंटरनल ग्रोथ देखी जाती है, दूसरे में ये सब नहीं है, तो ये नॉन लिविंग हो गया और ये लिविंग हो गया। मतलब लिविंग को डिफाइन करने के लिए यू शुड हैव मोर देन कई प्रॉपर्टी होना चाहिए, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट में यदि आपको रिप्रोडक्शन दिखाई पड़ रहा है तो कोई संदेह की बात ही नहीं है, वो तो लिविंग है ही सही। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो उसमें आपको बाकी कैरेक्टरिस्टिक देखने पड़ेंगे, लिविंग के हैं या नहीं है। क्लियर। चलिए अब आप बोलेंगे कि सर ये क्या है, बड़ा भारी है, तो इसको यदि हम स्क्रीनशॉट ले लें क्या, और लेने के बाद बना लें क्या, और बनाने के बाद बोलेंगे सर ये कैसा पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो, कि नहीं बनाना है आपको, ये केवल मैं आपको चकरा देने के लिए दिखा रहा था। क्यों कि भैया ऐसा है कि ये जो पिक्चर देख रहे हो ये तो पिक्चर का 1% ट्रेलर है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है के लिविंग सेल के अंदर ऐसी कई सारी कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही होती है। दीज आर दी रिएक्शंस रिलेटेड विद द लाइफ। और जब आप एमबीबीएस करने पहुंचेंगे तो ऐसी आपको हजारों रिएक्शंस पढ़नी पड़ेंगी, हजारों रिएक्शंस पढ़नी पड़ेंगी। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वे, उनके अंदर जीवन को बनाए रखने के लिए कई सारी रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही होती हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन द लाइफ देयर आर सो मेनी केमिकल रिएक्शंस ऑपरेट्स इनसाइड द सेल, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस है ना, क्रेब्स साइकिल है ना, ये साइकिल, वो बहुत सारे साइकिल, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट के, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शंट, बहुत सारे शंट चल रहे हैं, बहुत सारे साइकिल चल रहे होते हैं के। तो होता क्या है कि हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यहां पे कि हमें सब इमेज दिखाई पड़ रहा है कि देयर इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के, और इन रिएक्शंस में कभी कभी कुछ बनता है, कुछ बनता है, हमने बोल दिया एनाबॉलिज्म, हमने बोल दिया एनाबॉलिज्म के, कभी कभी कुछ टूटता है, हमने बोल दिया कैटाबॉलिज्म के। तो ऐसा हर बार होता है कि कई बार कुछ चीजें बनती हैं, यानी एक केमिकल बना फिर टूट गया, बना एनाबॉलिज्म हुआ, टूट गया कैटाबॉलिज्म हो गया, और ये पूरी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का पूरा सेट लगातार चल रहा होता है, ठीक है। और यही मिलकर इस दोनों को मिला के हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म के, मतलब सेल के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन चल रही होती हैं, सेल के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन चल रही होती हैं, वो जो जीवन को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं, जीवन उनके कारण ही बना रहता है। और लाइफ का मतलब ही क्या है, लाइफ का मतलब यही है, ये केमिकल रिएक्शंस जो इनसाइड चल रही होती है, यदि वो उनमें से कोई भी रिएक्शन बंद होगा ना तो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा और व्यक्ति मर जाएगा। मतलब एवरीथिंग इज केमिस्ट्री, एवरीथिंग इज केमिस्ट्री, सब कुछ रसायन है। तभी तो अब बताओ मेरे को, बुखार आया है ना, फीवर आया, सर तप रहा है, 103 बुखार है, एक क्रोसिन की गोली दे दी आपको, कैल्पॉल दे दिया, पैरासिटामोल बोलते हैं इसको हम, ठीक है, एसिडोमिनोफेन दे दिया आपको एक गोली, बुखार उतर गया। आप इतने बड़े 60-70 किलो के, चलिए मान लिया मैंने 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो के एक व्यक्ति, आपको इतनी छोटी सी गोली आपने खाई, बुखार उतर गया। कहने का मतलब है कि केमिकल्स देख लो आप, वो एक और कोई भी पैरासिटामोल की गोली पे साफ साफ लिखा रहता, पढ़ना कभी के आपके घर में क्रोसिन हो, कैल्पॉल हो, पढ़ना पत्ता लेके उसमें लिखा होता है
डोंट टेक मोर देन द रिकमेंडेड डोज, इट मे कॉज हेपेटिक फेलियर। जो रिकमेंडेड डोज है उससे अधिक डोज मत लेना, नहीं तो लिवर फेल हो जाएगा, ऐसा लिखा होता है। एक सिंपल सी गोली जो हम खरीद लाते हैं दुकान से, ठीक है। अभी जो लॉकडाउन हुआ, बहुत सारे जो मजदूर थे वे अपने बॉम्बे से जो है अपने घरों के लिए निकल पड़े सड़क पर। पैरों में दर्द हुआ करता था, तो उन्होंने जो रास्ते में कोई भी मेडिकल स्टोर दिखा, वहां से उन्होंने जो है अपनी नीली पन्नी वाली दवा, हरी पन्नी वाली दवा जो मिलती है, जो वो तो इतना ही जानते हैं, वो पेन किलर खरीदा उन्होंने। कई बार कुछ मजदूरों ने क्या किया कि रिकमेंडेड डोज से अधिक पेन किलर खा लिए। आपको पता है क्या हुआ? किडनी शट ऑफ हो गया, किडनी फेलियर हो गया उनका, कुछ मर भी गए। मतलब कहने का मतलब यह है कि एक दवा, एक मेडिसिन, इतनी छोटी सी मेडिसिन बुखार ठीक कर सकती है, बीमार कर सकती है जी, टॉक्सिक फॉर्म में चला है। हर दवा, याद रखना बेटा, एक बात याद रखना कि हर मेडिसिन, एवरी मेडिसिन इज ए पॉइजन एंड एवरी पॉइजन इज ए मेडिसिन इन कंट्रोल डोज। हर जहर एक दवा है नियंत्रित मात्रा में, और हर दवा एक जहर है अनियंत्रित मात्रा में। एंड यू आर गोइंग टू डील विद द पॉइजन इन फ्यूचर। आप आने वाले समय में जहर से डील करेंगे। जहर से डील करेंगे, सोचते हैं? मेडिसिन इज ऑल अबाउट पॉइजन। ठीक, दवा जो है वो किसी जहर से कम नहीं है। तभी तो दवा के बारे में कि दवा रिकमेंडेड डॉक्टर से लेना चाहिए, सही बगैर किसी डॉक्टर को दवा नहीं खाना चाहिए, बहुत सारी बातें ऐसी। ठीक है, तो अभी तो हम लौट के अपने मुद्दे पे आते हैं कि भाई इतना समझ में आया कि सेल के अंदर बहुत सारा जो है वो केमिकल उठापटक चल रहा होता है, और उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म कहते हैं उसको हम। ठीक है, अब फिर एनसीईआरटी में लिखा के आगे लौट के हम, another characteristic of life is metabolism के all living organisms are made up of chemical, कोई डाउट नहीं इसमें। these chemicals small and big belonging to various classes के, कुछ कार्बोहाइड्रेट हैं, कुछ प्रोटीन है, कुछ न्यूक्लिक एसिड है, कुछ लिपिड्स हैं। ठीक है, डिफरेंट क्लासेस, अलग अलग साइज के, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ मोनोमर हैं, कुछ पॉलीमर हैं। ठीक है, अलग अलग काम करते हैं। कुछ स्ट्रक्चरल केमिकल हैं, कुछ केमिकल फंक्शनल केमिकल हैं, कुछ मैसेंजर केमिकल हैं। ठीक है, मतलब सेल के अंदर कई तरह के केमिकल होते हैं, लगातार बन रहे होते हैं, लगातार टूट रहे होते हैं, लगातार उनको सेल प्रोसेस कर रहे होती है। और ये जो कन्वर्जन होते हैं, ये कन्वर्जन ही केमिकल रिएक्शन है। और यही तो केमिकल, भाई हमने कुछ खाया, आप बोलोगे सर हमने तो जो है आज पिज्जा खाया, हमने तो आज पास्ता खाया, हमने तो आज गुलाब जामुन खाया। ठीक है, हमने आज, हमारे यहाँ तो मथुरा में बहुत अच्छा पेड़ा मिलता है, पेड़ा खाया हमने आज के, बढ़िया। यूपी में आपको बता दूं मैं कि जो है व्हाट इज ब्यूटीफुल अबाउट उत्तर प्रदेश, यूपी में खाना लोग बड़ा जबरदस्त खाते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में जो आदमी को खाना खाने का शौक है ना, वो पूरे इंडिया में कहीं देखने नहीं मिलेगा आपको। मिठाइयां, पकवान, मतलब दे सेलिब्रेट देयर लाइफ बाय फूड। उत्तर प्रदेश की खास बात है, वहां का पुलाव खा लें आप, वहां के अद्भुत कल्चर है। एंड बिहार का आप देखो, लिट्टी चोखा, हमारे एक मित्र हैं बिहार के हैं, वो खिलाते हैं हमें, जबरदस्त। ठीक है, अच्छे फूड की बात कर रहा हूं आपसे मैं। हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है। अभी इन लॉकडाउन के दौरान जो है आई लर्न सो मेनी रेसिपीज के, बहुत सारी रेसिपीज मैंने भी सीखा है कि कैसे बन सकते हैं। और रिसेंटली पता आपको, कल जो है यस्टरडे आई कुक्ड ब्रेड, घर में ब्रेड बनाया मैंने। सीखते हैं, लर्न करते हैं। ईस्ट का इस्तेमाल मैंने भी किया, पढ़ते थे ईस्ट को, पहली बार मैंने बेकर्स ईस्ट का इस्तेमाल किया और ब्रेड बनाकर देखा। चलिए, अब बात इतनी सी है कि हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि सेल के अंदर जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन उठापटा चल रही है, कई चीजें बन रही होती है, कई चीजें टूट रही होती है। आप कभी अपने घर में गौर से देखना, ठीक है, आपके घर में हम क्या करते हैं, देखो इमेजिन कीजिए कि हम एक नॉर्मल घर का सीन देखें, तो हमारे घर में क्या होता है, सुबह मम्मी उठती है, खाना पकने का तैयारी होने लगता है कि भाई नाश्ते में क्या बनेगा, कि ये खाने में बना, ठीक है, फिर आपको खाना ब्रेकफास्ट मिला, आपको लंच मिला, आपको डिनर मिला, आपको ठीक है ना। जब खाना बनते के दौरान देखे, आपने देखा कि उन्होंने जो है वो गिलकी लिया, लौकी लिया, आलू लिया, के वॉट एवर दी सब्जी लिया के, उसको उन्होंने छिलका उतारा, उसका उन्होंने के काटा, उसको उन्होंने काटा, उसको उन्होंने प्रोसेस किया के, और जो गेहूं के दाने थे वो पिस गए, आटे में कन्वर्ट हो गए। मतलब
मम्मी ने तो बहुत सारी चीजों की को मार दिया, चना था जिंदा उबाल दिया, सब्जी काट दी, गेहूं को पीस लिया, उसका आटा बन गया, उसको मतलब दिस ऑल इज दी कैटाबॉलिज्म। टूट गया टूट गया टूट गया टूट गया टूट गया, देन उसके बाद बन के सामने आया, अरे वाह यमी सब्जी, बढ़िया पराठा, ठीक है सब कुछ। अब क्या है ये तो बन के आया। तो हम अपने घर में देख रहे हैं ना, ऐसी सेल करती है, सेल बहुत सारे केमिकल को तोड़ती है तोड़ती तोड़ती है, उससे नए केमिकल्स प्रोड्यूस करती है। ये लो, क्या चाहिए तुमको, ये लो, क्या चाहिए तुमको, ये लो। अच्छा इसके लिए रॉ मटेरियल नहीं है, उसको तोड़ो, वहां से रॉ मटेरियल निकालो। ऐसा होता है ये। और ये पूरी प्रोसेस को मैनेज करने में किसी को तो बोलना बताना पड़ेगा, कोई तो बॉस चाहिए यहां पे, एंड द बॉस इज डीएनए मॉलिक्यूल। बोलता है किसको तोड़ना है, कब तोड़ना है, कितना तोड़ना है, और क्या बनाना है, कितना बनाना है, और बनाकर उसका करना क्या है, आई विल डिसाइड। दैट इज द डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms। के सभी जीवित जीवों के अंदर हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही होती हैं, चाहे वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो। और कोई भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस ना हो रही हो। ऐसा आपको एक भी ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा, सब में आपको मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। के सभी प्लांट्स, सभी एनिमल्स, सभी फंजाई, सभी माइक्रोब, मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, नो एक्सेप्शन एट ऑल। वायरस आर नॉट लिविंग, दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है ना, क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन अवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। के हमारे शरीर में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही होती है, उनका कुल योग, टोटल योग जो है वो क्या है, वो है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म को नहीं दर्शाते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। अब यह आप बोलोगे सर ये तो कैसे पॉसिबल है, अभी तो आप बोल रहे हैं, देखो बेटा, यानी जो केमिकल रिएक्शन शरीर के अंदर होती है ना, उन रिएक्शंस को आप बाहर भी लेबोरेटरी में कर सकते हैं आप, ठीक है। स्टार्च का हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं आप, ग्लूकोज का हाइड को आप तोड़ सकते हैं, आपके पॉलीसेक्राइड को मोनोसेक्राइड में आप तोड़ सकते हैं। तो मतलब यू कैन चेंजेस, जो प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तोड़ना वो भी आप कर सकते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिएक्शन हो रही होती है, उन रिएक्शंस को बाहर मीडियम में भी आप करवा सकते हैं। लेकिन बात इतनी सी है कि an isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in test tube is neither living or non living। के अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। के वो कह रहा है आपसे कि आपने क्या किया, आप कहा कि भैया ऐसा है कि गीतेंद्र सर की बात से हम तो बिल्कुल भी सहमत नहीं है, हम तो जो है बता रहे हैं कि देखो मेटाबॉलिक रिएक्शन हमने लेबोरेटरी में करके दिखाया। आप क्या करोगे, आप एक केमिकल लोगे, इसको उसमें कन्वर्ट कर दोगे, वो बन गया, बात खत्म हो गई। यू कैन नॉट कनेक्ट दिस रिएक्शन ऑटोमेटिकली। यानी आपके शरीर में इस समय जब आप लेक्चर सुन रहे हैं, आपकी बॉडी की एक सेल में कई हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं, ठीक है। यानी देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टिंग एवरी माइक्रोसेकेंड, मिली सेकेंड, वो कन्वर्ट हो रहे हैं लगातार, ठीक है, ठक 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 अलग अलग चल रहा है, ठीक है। मतलब यह है कि आप एक रिएक्शन कर सकते हैं। आपने कहा देखो भैया ऐसा है ना, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है ग्लाइकोलाइसिस में, देखो हमने कर लिया। लेकिन अब आपकी रिएक्शन को मैं ये भी नहीं बोल सकता कि ये नॉन लिविंग है, मैं ये भी नहीं बोल सकता कि ये लिविंग है, क्योंकि लिविंग के लिए तो बहुत बड़ा फिनोमेना चाहिए, पूरा चेन ऑफ, पूरा कॉकटेल चाहिए बना, पूरा समझिए कि हम क्या बोल सकते हैं इसको, हम ऐसा बोलेंगे कि एक बड़ा नेटवर्क ऑफ केमिकल रिएक्शन चाहिए जीवित सिस्टम के लिए। वो तो पॉसिबल नहीं है। और जिस दिन वो पॉसिबल हो गया, जिस दिन आपने ऐसा लेबोरेटरी में कर लिया कि सारे केमिकल्स मिला के आपने सिस्टम को आपने ऑटो मोड पे ला दिया आपने, कि वो अपने आप चल रहा है, वो बाहर से ले रहा है केमिकल, चल रहा है अपने आप सिस्टम, वो यकीन मानिए उस दिन आप ईश्वर तुल्य हो जाएंगे। लोग कहेंगे कि भैया ऐसा है कि तुम ही सब कुछ हो, तुमने लाइफ को क्रिएट कर लिया है,
वही तो एक चीज है जो हम नहीं समझ पाते हैं, वही तो एक चीज इसके सामने विज्ञान फैले। आप चांद तारों तक पहुंच जाइए, आप कहीं पहुंच जाइए, पर लाइफ को केमिकल से क्रिएट करना आज भी संभव नहीं हो पाया। ठीक है, फिर इसका मतलब यह हुआ, हेंस while metabolism is a defining feature of all living organisms without exception, isolated metabolic reactions in vitro are not living things but surely living reactions के। तो ऐसा बोल सकते हैं कि भैया तुमने ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तुमने फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट तुमने फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनाया, तो मतलब तुमने एक लिविंग रिएक्शंस को कॉपी कर लिया, तुमने बना लिया तुमने, पर ये लाइफ नहीं है, बिकॉज इट इज एन आइसोलेटेड रिएक्शन के। तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि एक मेटाबॉलिज्म, मैंने आपसे कहा ना कि मेटाबॉलिज्म जो होती है उसका वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है वो एक प्रकार से क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, यानी उसका कोई भी एक्सेप्शन देखने नहीं मिलेगा। लेकिन आप बोलोगे आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस, तो दैट मे बी ए लिविंग रिएक्शन बट नॉट लाइफ, दैट मे बी ए लिविंग रिएक्शन बट नॉट लाइफ, बिकॉज लाइफ इज ए कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। और यहां पर जो है आप उसको लिविंग रिएक्शन कह रहे हैं, उसका एक सिंगल रिएक्शन के, आप उसे लाइफ नहीं कहते हैं आप उसको। ठीक है, दे आर नॉट लिविंग थिंग्स के। और जब वर्ड आता है बेटा इन विट्रो, मतलब इनसाइड टेस्ट ट्यूब, इन विट्रो मींस इनसाइड टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में आप बना रहे हैं केमिकल को, तो इसका मतलब ये है लेबोरेटरी में केमिकल को आप बना रहे हैं, तो दैट मे बी ए लिविंग रिएक्शन बट नॉट द लाइफ, इट इज नॉट द लिविंग थिंग, इट इज नॉट द लिविंग थिंग, याद रखना इसको। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है ना बेटा, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जामिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, क्लियर। हम एनसीईआरटी को ऐसा फोड़ देंगे, हम एनसीईआरटी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होगा इस पर आपकी कमांड ना उठ के। ठीक, तो चलिए, तो क्या देखा हमने, हमने देखा मेटाबॉलिज्म के। तो आज के लेक्चर में अभी हम जो है वो और आगे बढ़ने के पहले बात को यहीं खत्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस हिस्से को पूरा करेंगे, जहां पे हम कॉन्शियसनेस के बारे में बात करेंगे और कुछ चीजों के बारे में हम बात करेंगे आपके। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा रिप्रोडक्शन, आपको समझ में आया होगा मेटाबॉलिज्म के। और बेटा देखो मैं आपसे क्या चाहता हूं, अब देखो ऐसा होता है, मैं बहुत सारा आपको बता दूं मैं कि बहुत सारे लोग जो है बहुत तरह की बातें करते हैं, ठीक है ना, मतलब दे टोल्ड अस कि यू आर बिजनेसमैन एंड बहुत सारी बातें करते हैं। ठीक है, अब देखो उनको बोलने वाले को तो रोक नहीं सकते हम, पर हम इतना चाहते हैं जितने बच्चे हमारे साथ चल रहे हैं ईमानदारी से, जो हम पर यकीन रखते हैं, जिन पर हम यकीन कर सकते हैं, वे अपने पथ से डेविएट ना हो, वे अपने मार्ग को, अपने रास्ते को पकड़कर लगातार चलते रहे बेटा, क्योंकि आपके सपने सिर्फ आपके नहीं है, अब आपके सपनों में हम लोग भी जुड़े हुए हैं, आपके सपने आपके पेरेंट्स के सपने भी है। ठीक है, और मैं देखता हूं अभी एक बड़ा गंदा माहौल मुझे दिखाई पड़ता है कि रिलीजियस कमेंट्स भी बहुत सारे ऐसे, अभी हमारी कमांडो है, उनको एक इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें उनका जो है वो पब्लिक हेल्थ मेडिकल ऑफिसर के रूप में उनको जो है वो कंपनी उसका उस जो है ऑर्गेनाइजेशन ने उनको इलेक्ट किया उनको, और वो बड़ी टफ प्रोसेस होती है, इस पर इंटरव्यू होता है, ये होता है, उसके बाद वो उनके लिए वो काम कर रही है, हालांकि वो MBBS सेकेंड ईयर में के। तो मैंने देखा देयर आर फ्यू पीपल हु आर, उन्होंने कुछ रिलीजियस कमेंट्स किया। इतना नफरत लेके बेटा कैसे रह पाएंगे हम, यदि हम एक दूसरे के लिए इतनी नफरत दिल में रखेंगे ना, तो नहीं, हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। हम आपस में एक दूसरे को कोसते हुए रह जाएंगे, एक दूसरे से हम जो है वो की बुराई करते रहेंगे, हम एक दूसरे से लड़ते हुए पाए जाएंगे। इस दुनिया को बदलना है कि नहीं बदलना? You want a good world or not? If you want a good world, be a good human being. क्लियर? बड़ा दुख होता है मुझे लगता है कि कैसा आज के समय में हमारा जो यूथ, इस सेंचुरी में हम इतनी नफरत लेके बड़े हो रहे हैं। हम कहां से आई ये नफरत, कौन हमें सिखा गया ये? मत पड़िए इन चीजों में, अभी अपने काम से काम रखिए, पढ़ने पर फोकस कीजिए। और डॉक्टर का कोई धर्म नहीं होता है, ना वो हिंदू होता है, ना मुस्लिम होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है। डॉक्टर होता है। एक सच्चा डॉक्टर अपने मरीज के लिए सारे बेहतर प्रयास करता है। वो मेरी इतने 18 साल की प्रैक्टिस में आज तक मैंने किसी मरीज से को ये देख के जज नहीं किया कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है कि यहूदी है, कौन है वो। वी गुड ह्यूमन बीइंग बेटा। अच्छे डॉक्टर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनिए, एक सच्चे कमांडो बनिए। ऑल द बेस्ट।